नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 9 बजे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबर का। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब देश के ज्यादातर राज्यों में अस्पताल में बिस्तरों की, जरूरी इंजेक्शन की, ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भारी दिक्कतें हैं। ऐसे वक्त में जब देश में वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मई से शुरू होना है, तब छत्तीसगढ़ ने केंद्र के सामने कुछ मांगे रखी हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। देश में दिनों दिन घातक होते कोरोना वायरस की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जिन राज्यों में महामारी से सबसे खराब हालात हैं। बैठक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकर्स की आवाजाही के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने राज्यों से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा कि आवश्यक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कड़ाई की जाए। इधर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत जारी करने के बाद से इस पर बहस और विवाद की स्थिति है। आज प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ये मांग दोहराई कि केंद्र और राज्यों को समान दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 8 नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस जारी हुआ है। प्रदेश में कुल 29 यूनिट्स हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं। राज्य की जरूरत की आपूर्ति के साथ साथ दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया ने उद्योगों को ऑक्सीजन आपूर्ति जारी रखने की भी बात कही ताकि जीवन बचाने के साथ साथ आजीविका भी सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री के सुझाव का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सीएम एक तरफ श्रेय लेने की होड़ में दिखते हैं तो दूसरी तरफ केंद्र की मदद के भरोसे रहकर उन्हीं पर आरोप लगाते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, चाहे रेमडेसिविर हो चाहे और दूसरे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो भी हमारे यहाँ पहुँचना चाहिए समय पे, और जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता है उसके उतनी मात्रा में हमको मिलनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि उसी प्रकार से जो वैक्सीन है वो भी सभी राज्यों में जिस हिसाब से उसके प्रोग्राम है उसके हिसाब से उसको पहुंचना चाहिए। तो तीनों चीज की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, ये बात हमने कही। एक तरफ श्रेय लेने की होड़ में खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ आरोप भी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि भाजपा वाले राजनीति ना करें। तो आप करना क्या चाहते हैं पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को बताएं, और सुझाव दे रहे हैं आप, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी बैठक ही उसी के लिए बुला रहे हैं कि आपके सुझाव को कितना गंभीरता से लेकर जो है उस पर कितना अमल किया जा सकता है, उस पर भी केंद्र सरकार की गंभीरता है। लेकिन फिर कह रहा हूं, भूपेश जी राजनीति करने से बाज आए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। वैसे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों ने भी एक देश एक टैक्स के दौर में दवा कंपनी के केंद्र और राज्यों को अलग अलग दर पर वैक्सीन देने पर सवाल उठाए हैं। जरूरत है साथ मिलकर काम करने की, लेकिन कई व्यवहारिक मुद्दों और मांगों को लेकर केंद्र से आमने सामने जैसे हालात बनते रहे हैं। इन सब से इतर प्रदेशवासियों को अब भी इंतजार है राहत का, जरूरी संसाधनों का, इंजेक्शन का और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, नियंत्रण और बचाव के उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से उनके जिला में कोरोना संक्रमण की स्थिति, इसके साथ ही राज्य से आने वाले मजदूर और लोगों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, इसके साथ ही दूसरे मामलों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार मई और जून महीने का
खाद्यान्न एकमुश्त देने का फैसला लिया गया है। इस बैठक के दौरान सरगुजा की जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने सीएम को ऑक्सीजन बेड की कमी की जानकारी भी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 10-10 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था पर पंचायत को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा है। इसके साथ ही बैठक में शामिल पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह बताया कि राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10-10 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर प्रदेश में आई 15,000 वायल रेमडेसिविर की जानकारी दी। इसके साथ ही बीजेपी के एक सीनियर लीडर के सवालों पर वीडियो संदेश के जरिए पलटवार भी किया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के सीनियर जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोची समझी रणनीति के तहत गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ सरकार के काम को कमतर बताने की कोशिश की जा रही है। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 22 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने 595 रुपए में रेमडेसिविर खरीदी, तो इसकी जगह पर 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1400 रुपए में रेमडेसिविर इसलिए खरीदी है क्योंकि बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता है और दवाओं पर भी ये प्रभाव पड़ता है और यही हालात रेमडेसिविर दवा के साथ भी पैदा हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिप्ला कंपनी के साथ अनुबंध किया था, जिसे पूरा करने में कंपनी पीछे हट गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर की जरूरत थी और इस जरूरत और जनभावना को देखकर हमारी सरकार ने इमरजेंसी टेंडर बुलवाया था। सिंहदेव ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आंकड़े भी सामने रखे, जिसमें राज्यों में 1568 रुपए में रेमडेसिविर का क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि जब दवा उपलब्ध नहीं हुई होगी तब राज्यों ने महंगे दाम पर भी इस दवा को खरीदने का निर्णय लिया होगा। को भली भांति ये मालूम होना चाहिए कि इस बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दवाइयों के दाम पे भी ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। एक समय था जब पीपीई किट मिल नहीं रहा था पूरे देश में और 3-3, 4-4, 5-5 हजार में एक पीपीई किट मिलता था, जो आज बहुत कम रेट में 500-600 रुपए में भी शायद उपलब्ध हो जा रहा है। यही हालात रेमडेसिविर के साथ थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, रेमडेसिविर की किल्लत से जूझ रहा है इस वक्त देश, लेकिन इसके साथ ही अब प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है कि किस मूल्य पर इसका क्रय किया गया है। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ये आरोप लगाए थे राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रही है वो ज्यादा दामों पर खरीद रही है। और उसने जो है ट्विटर में 2 बिल भी जो है अपलोड किए थे और दोनों बिलों में एक महाराष्ट्र सरकार का बिल था जिस पर 500 रुपए में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की खरीदी हुई थी, और एक जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार का बिल जो है उसमें अपलोड किया गया था जिसमें 1400 रुपए था रेमडेसिविर इंजेक्शन का रेट जो है। और इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और लिखा था कि ये किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार नजर आता है इस पर, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इसी को लेकर फिर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज जवाब दिया है और उन्होंने पूरी तरीके से जिन जिन राज्यों ने अब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने कितने दामों पर संबंधित कंपनियों से खरीदी है उनको लेकर उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट जारी किया है और साफ तौर पर बताया है कि जब हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जब खरीदी की तब जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की दाम जो है मार्केट में बढ़ गए थे, डिमांड काफी ज्यादा थे और जबकि उत्पादन बहुत कम थी कंपनियों के पास, ऐसे में जो है दाम बढ़े हुए मिले। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट बताया कि जो 500 रुपए में जो इंजेक्शन की खरीदी हुई थी महाराष्ट्र सरकार की वो मार्च महीने के हैं, जबकि हम जो है खरीदी अभी अप्रैल महीने में किए हैं। ऐसे में किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि भाजपा के नेता जो है और खासकर वरिष्ठ नेता सोची समझी रणनीति के तहत जो है ऐसे डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं जो कहीं न कहीं राज्य सरकार के खिलाफ जो है माहौल पैदा किया जाता है, इसलिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं भाजपा के नेता। उन्होंने यह भी कहा कि हम तो चाह रहे थे कि भाजपा के नेता जो है साथ में आए और जो है अभी कोरोना के जंग से निपटने के लिए वो जो है हमारी मदद करें, केंद्र सरकार को वो पत्र लिखे, केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मदद दिलवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता जो है हमेशा जो है कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर सौरभ, और जिस तरह से उन्होंने ये बात अपनी रखी है, शायद कहीं ना कहीं जनता को भी यही लगता है कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन ये वक्त ऐसा है, ये महामारी का दौर ऐसा है कि सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एकजुटता इनमें रहेगी तो निश्चित तौर पर धरातल पर जरूर ये काम नजर आएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना रोकथाम और जरूरतमंद की मदद के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया जाएगा। एक दिन के वेतन कटौती से संबंधित दिशा निर्देश वित्त विभाग ने जारी कर दिए हैं। वहीं विभाग के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल, विभाग अध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, सभी कार्यालय प्रमुख और कोषालय अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है। बता दें कि परिपत्र में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 13 अप्रैल के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान देने की अपील की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक जिला कलेक्टरों को लगभग 73 करोड़ 53 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है। देश की पहली रोरो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज विशाखापट्टनम से रायपुर पहुंची और यहां से मुंबई के लिए रवाना भी हो गई। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों में ऑक्सीजन लेवल की कमी वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में पूरे देश में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई है। इस कठिन परिस्थिति में भारतीय रेलवे ने एक बार फिर आगे आया है। रेलवे देश के हर कोने में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए रोरो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है और इस तरह की पहली गाड़ी विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए रवाना की गई, जो आज रायपुर स्टेशन पहुंची। वहीं स्टेशन डायरेक्टर के मुताबिक इस ट्रेन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। रायपुर स्टेशन पर क्रू मेंबर के चेंज के लिए गाड़ी रुकी थी। ये ग्रीन कॉरिडोर में जा रही थी गाड़ी, विशाखापट्टनम से आई है गाड़ी और हमारे यहाँ पर स्टाफ चेंजिंग होकर तुरंत निकल गई है। कितने टैंकर थे? 7 टैंकर थे। 12 डब्बे की गाड़ी थी और वो सीधा बॉम्बे जा रही है। इधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिससे 250 बेड में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आत्मनिर्भर हो जाएगा। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के एक ब्लॉक में पहले से ही एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आपूर्ति यहां नहीं हो पा रही। एसएनसीयू सहित अन्य विभागों के लिए अब भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बाहर से ही की जा रही है, जिसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अब कैंपस में ही लिक्विड ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने का निर्णय ले रहा है। प्रबंधन ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। बता दें कि बहुत जल्द प्लांट के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसके लिए कुछ दस्तावेज कागजात की जरूरत पड़ती है, लैंड रिकॉर्ड, लेआउट प्लान, वो सब चीज़ों का, तो वो अपलोड करना बाकी है। बाकी हम लोग उसके बाद ही उसमें आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद वो हमको लाइसेंस जारी करेंगे। उस लाइसेंस के बाद शासन स्तर पे फिर वो उसकी अनुमति मिल जाएगी। आप यहाँ पर लिक्विड गैस का वो स्थापित कर सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील भी की है कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो प्रदेश में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज भी लगवाया और IBC 24 भी लगातार एक मुहिम के जरिए लगातार दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि अगर आप 45 से ऊपर के हैं तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके साथ ही 1 मई से पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का भी टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आप टीकाकरण जरूर करवाएं और साथ ही दूसरा डोज जरूर लें। इधर भैरमगढ़ ब्लॉक के अबूझमाड़ बॉर्डर में बसे अंदरूनी गांव ताकीलोड में मेडिकल टीम ने 60 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई। बता दें कि इंद्रावती नदी को पार कर पहले पथरीले रास्तों के जरिए टीम यहां पर पहुंची और इसके बाद 200 लोगों का परीक्षण किया गया। उधर महिला चिकित्सक के होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को भी काफी सुविधा हुई। उन्हें दवाइयां भी दी गई। इलाज के दौरान मलेरिया के भी मरीज मिले, जिन्हें हिदायत के साथ ही निर्देश के साथ ही दवाइयां दी गई। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन भी आधे घंटे तक इस मेडिकल टीम ने किया। वो क्या हुआ, वहाँ एक भी नहीं जा रहे थे।
रायपुर में राजधानी कोविड अस्पताल में हुए अग्निकांड में कोरोना के 6 मरीजों की मौत के बाद रायपुर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में विद्युत और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर के अस्पतालों में जहां क्षमता से ज्यादा कोरोना के मरीज इलाज करवा रहे हैं, तो वहां के विद्युत और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने वाला भी कोई नहीं है। IBC 24 की टीम ने जब प्रशासन के संज्ञान में ये बात पहुंचाई तो अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन एक टीम का गठन कर रहा है। ये टीम अस्पतालों में निरीक्षण कर वहां की बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेगी और अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे दुरुस्त करने के निर्देश भी तत्काल दिए जाएंगे। वहीं आम लोगों का भी कहना है कि शासन और प्रशासन को राजधानी कोविड अस्पताल की घटना से सबक लेते हुए सभी अस्पतालों में टीम भेजकर बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच करवानी चाहिए। अभी की सुरक्षा को देखते हुए शासन द्वारा भी जिला कलेक्टरों को और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी निर्देशित किया गया है और कलेक्टर महोदय द्वारा भी इस स्तर पे निर्णय लिया जाकर के CMHO को निर्देशित किया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके भी सुरक्षा उपकरणों की जांच कर ली जाए। पुलिस भी अपने नजरिए से कर रही है, जहां पे कोई कमी हमारे नजर में आएगी प्रकाश में हम उसको जिला प्रशासन को सूचित करेंगे। इस मामले में विद्युत विभाग, पुलिस विभाग को आगे आना चाहिए। आगे आने के बाद देखना चाहिए कि वहां पे वायरिंग व्यवस्था, AC लोड के कारण और ऑक्सीजन प्लांट के कारण वहां पे आग लगने की ऐसी गुंजाइश है, ऐसा मेरा सोच है। जांच तो होना चाहिए वो, लेकिन विद्युत विभाग और स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा लापरवाही दिखा रहे हैं। शायद लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हो रही है। बट ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही और कहीं दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। कोविड के नाम से ओवरलोड पेशेंट हैं हॉस्पिटलों में, इसको एक बार ध्यान करने की आवश्यकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के अस्पतालों पर दबाव काफी बढ़ चुका है। इसी बीच धमतरी जिले के वेंटिलेटर दुर्ग जिले भेजे जाने की खबर पर विधायक रंजना साहू ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने वेंटिलेटर भेजे जाने की खबर पर सख्त ऐतराज जताते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी तक दे डाली। दरअसल धमतरी में संचालित शासकीय और निजी अस्पतालों में कुल 20 से 22 वेंटिलेटर की सुविधा है, जो फिलहाल कोरोना मरीजों से फुल है, लेकिन शहर और गांव में जरूरतमंद गंभीर कोरोना मरीजों को अस्पतालों में अब वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और उनके परिजन भटकते नजर आ रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर ने कहा है कि कोई भी वेंटिलेटर दूसरे जिलों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि धमतरी को 8 और वेंटिलेटर मिलने वाले हैं। धमतरी के लिए एक फरमान जारी किया गया कि धमतरी के 2 वेंटिलेटर दुर्ग जिले भेज दिए जाए या अन्यत्र कहीं भेज दिया जाए, तो मैं इसका विरोध करती हूं। मैंने शासन प्रशासन से इस विषय में चर्चा की। मैंने बात किया कि यदि वास्तव में धमतरी के यदि 2 वेंटिलेटर आपके माध्यम से कहीं और भेजे जाते हैं, तो मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि मैं धमतरी की जनता के साथ सदैव खड़ी हूँ, खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। मैंने CMHO साहब को बोला था कि हमारे जिले का वेंटिलेटर दूसरे जिले में नहीं जाएगा। यदि किसी का कॉल आता है तो आप मेरे को बताएंगे, तो मैं बात करके उसको करूँगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे जिला अस्पताल में टोटल 6 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें से 4 कोविड डेडिकेटेड वार्ड के लिए रखा गया है और 2 जो है अन्य जो है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रखा गया है। रायगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से 14 मजदूर प्रशासन को चकमा देकर भाग गए। SDM की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इन सभी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल जिले में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। गुरुवार को प्रशासन को सूचना मिली कि 14 लोग बाहर से आए हैं, जिसके बाद उन्हें प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर भेजा, लेकिन नाम एंट्री कराने के बाद मजदूर यहां से भाग गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कोतवाली थाने में इसमें उल्लंघन पेड़ से 269, 270 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उनको ट्रेन से उतरने के पश्चात क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, लेकिन वो बिना किसी को बताए नियम को अनदेखा करके वहां से भाग गए थे। सभी उसमें पॉजिटिव थे, तो उसके आधार पे उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।